स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले और ये वक्त है आपके पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत सियासत से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस की चुनावी तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। आज पार्टी के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री ने प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक ली। मीडिया से बातचीत में मिस्त्री ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मिस्त्री ने कहा कि ऑब्जर्वर्स प्रत्याशी चयन में अपना ओपिनियन देंगे। असेंबली सीट के अंदर और सभी पार्लियामेंट की सीट के अंदर वो लोग गए, लोगों से मिले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे जिसने आवेदन पत्र दिए वो आवेदन पत्र भी उन्होंने इकट्ठे किए। तो पीसीसी जो है उसके काम करने की जो स्टाइल वगैरह वो सब का भी असेसमेंट किया और वो सब चर्चा उन्होंने आज हमारे सामने आज यहाँ पर की है। थोड़े जो एक्शन लेने के हैं वो हम चीफ मिनिस्टर और पीसीसी प्रेसिडेंट से बातचीत करके उनको वो एक्शन और लेंगे। आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनेगी और एक इतिहास रचेगी और सब वही एक नेम ठान के आज काम लगे हुए हैं। तो इसमें कोई बात नहीं। आज बैठक अगर जो कोई किसी के मन में कोई शंका वगैरह हो तो वो निकाल दे। उम्मीदवार ऑब्जर्वर का रिपोर्टर जो है वो उनका ओपिनियन देना है, उसकी छानबीन करना है, वो फीडबैक देगा। जो स्क्रीनिंग कमेटी है तो उनको स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से कोई चीज़ आएगी तो उसकी छानबीन करेगा। लेकिन ज़्यादा करके उनका काम ऑर्गेनाइजेशन का है, प्रचार का है, सरकार की योजनाओं को लोगों के सामने पार्टी मोटिवेट हो पूरी आखिर और कार्यकर्ता में जोश है कि सीधा अंदर जाए और लोगों से बातचीत करे, कहे कांग्रेस सरकार बनाने के लिए लोगों से मिलने का, वो सब कार्यक्रम उनका है और वो करेंगे। वो प्रेसिडेंट जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं डोटासरा जी, वो और चीफ मिनिस्टर सब बैठ के तय करके उनके सभा तक हाँ कहें उनका टूर प्रोग्राम बनेगा। उसकी वजह से हमारे 4 और कोऑर्डिनेटर हमने बनवाए हैं जो जाएंगे उनके साथ के अंदर और सभी असेंबली का जायजा लेंगे उसके उस पर जहाँ पर हम हारे, पहले क्यों हारे, क्या हुआ, क्या था, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, बीजेपी का काम है। आपको जानकारी वो कहता नहीं, मैं तो मोदी के सामने चुनाव लड़ा, बिल्कुल लड़े बड़ौदा के अंदर। अब शब्द अच्छा नहीं है लेकिन वो जिसको बोलते हैं ना मैनिपुलेशन, और हिंदी में क्या बोलते हैं फेंकने की या उनकी आदत है। 150 सीट जीतेंगे, 250 सीट जीतेंगे, 250। कर्नाटक में क्या कर रहे थे? तो वही जोधपुर में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का सीएम अशोक गहलोत ने अवलोकन किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि राजस्थान में खेलों का अच्छा माहौल बन रहा है। पूरे देश में राजस्थान की चर्चा है। हर जिले के अंदर, लगभग हर जिले के अंदर जो खेल में पॉपुलर है उसकी एकेडमी बन रही है, बनाई गई है। तो खेलों का माहौल पहली बार राजस्थान में बना है। अवार्ड जो है पहले 30, 40, 50 लाख हुआ करते, अब उन्होंने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिए। आउट ऑफ 10 नौकरी लगने लग गई सैकड़ों नौजवानों की, खिलाड़ियों की। 8 अलग से हैं खिलाड़ियों के लिए। तो पहली बार मैं समझता हूँ आजादी के बाद में राजस्थान के अंदर भी खेलों का माहौल देखने को मिल रहा है। कई फैसले की सरकार ने, उसके बाद राजस्थान आज पूरे देश के अंदर चर्चा में आ गया, राज्यों के अंदर भी, केंद्र सरकार ने ओपीएस लागू कर दिया। हमने ओपीएस जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनके लिए वरदान है। भारत सरकार को सोचना पड़ रहा है क्या करें। हमने 500 में गैस सिलेंडर मैंने किए, भारत सरकार के दबाव में आके 200 रुपये कम करने पड़े परसों गैस सिलेंडर। हमसे मांग रहे थे 200 कम क्यों किया आपने? योजना प्रधानमंत्री की थी उज्ज्वला योजना, आप भी हमारी तरह 5 रुपये करो पूरे देश के अंदर। गरीब आदमी है, उज्ज्वला वाले गैस टंकी खरीद नहीं सकते हैं। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि ये तमाम फैसले किए जा रहे हैं।
और अब बात करेंगे परिवर्तन के हुंकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की। आदिवासी बहुल्य डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शाह ने दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने जनसभा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सुनिए। यात्रा से परिवर्तन का संकल्प होगा साकार। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी। बेनेश्वर के दरबार से शाह की हुकार। सत्ता परिवर्तन के लक्ष्य के साथ बीजेपी पूरे राजस्थान में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। 2 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से पहली परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। तो रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले के प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम से दूसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पार्टी के बीजेपी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सहित प्रदेश बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने से पहले आयोजित जनसभा में अमित शाह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि जब परिवर्तन यात्रा समाप्त होगी तब तक गहलोत सरकार की रवानगी तय हो चुकी होगी। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि दंगा कराने वाली गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकिए। आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडिया अलायंस, एक गठबंधन गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार की फ्री बिजली की घोषणा को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि जब लोगों को गांव में बिजली मिल ही नहीं रही तो फ्री करने का कैसा और क्या फायदा होगा। उन्होंने प्रतापगढ़ में महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए फिर से बीजेपी की सरकार बनानी होगी। बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ना बिजली मिल रहा है, ना सही तरीके से पानी मिल रहा है। तो आपको ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? हमारी अभी यहाँ डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है। महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने संबोधन में उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को उठाया और कहा कि यदि अमित शाह एनआईए नहीं भेजते तो कन्हैया लाल के हत्यारे नहीं पकड़े जाते। अब राजस्थान की पुलिस की कमजोर कार्य कि गृह मंत्री महोदय, अगर एनआईए की टीम आप नहीं भेजते तो शायद वो कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने का आज दिन तक काम नहीं हो पाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे जयपुर बम ब्लास्ट में इन्होंने हल्की पुलिस कार्रवाई की और वो आतंकवादी बरी हो गए, वैसे ही इस पुलिस की नाकामी के कारण आज वो कन्हैया जी के हत्या करने वाला वो हत्यारा, जहां पुलिस की कमजोर कार्रवाई के कारण उसकी जमानत हो गई और जिन लोगों ने उन हत्यारों को पकड़ा
आज दिन तक इस सरकार ने उसको सुरक्षा नहीं दी। इससे पहले अमित शाह ने बेणेश्वर धाम स्थित राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए और महंत अच्युतानंद महाराज से धाम को लेकर चर्चा की। बीजेपी की ये यात्रा 19 दिन में 2433 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कुल 52 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा के पीछे का मुख्य उद्देश्य उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ बनाना है। इसके मार्ग में डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों की विधानसभा सीटें शामिल है। इस यात्रा का लक्ष्य आदिवासी वोटरों को भी साधने का है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सभी 200 विधानसभा सीटों से गुजरने वाली 4 परिवर्तन यात्राओं की प्लानिंग की है। पहली यात्रा को जेपी नड्डा तो दूसरी यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई। अब तीसरी यात्रा का आगाज 4 सितंबर यानी सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, तो 5 सितंबर को हनुमानगढ़ से शुरू होने वाली यात्रा को नितिन गडकरी हरी झंडी दिखाएंगे। माना जा रहा है कि इन यात्राओं के जरिए बीजेपी प्रदेश में अपनी सियासत की जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि एक बार फिर राजस्थान में राज बदलने का रिवाज कायम रह सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। और अब बात बीजेपी पे डोटासरा के वार की करेंगे। सीकर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने परिवर्तन यात्रा और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरी तरह से फेल है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान सरकार ने जो काम किए हैं उन पर जनता फिर अपनी मुहर लगाना चाहती है। उन्होंने बीजेपी पर पूर्व राष्ट्रपति को राजनीति में ढकेलने का भी आरोप लगा दिया। डोटासरा ने कहा कि अब जब सभी राज्यों में बीजेपी अपनी हार देख रही है, तब उसे वन नेशन वन इलेक्शन की याद आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की परिवर्तन यात्रा फेल है। ये अपने नेताओं को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं और जिस प्रकार से इनके ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप प्रदेश की चिंता नहीं करके, प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा के अपने आप में एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान की जनता परिवर्तन क्यों चाहेगी? वो सरकार को रिपीट करना चाहती है। उधर तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। कोटा में पूनिया ने कहा है कि सनातन से बैर रखने वाला अपने काल को पुकार रहा है। उन्होंने कहा कि सृष्टि खत्म हो जाए लेकिन सनातन खत्म नहीं होगा। आपको बताते चले कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करते हुए इसे मिटाने की बात कही थी। खत्म करने की देखिए, जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया है, जिस पर सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से की और उसको पूरे तरीके से खत्म करने की बात की है। ये सृष्टि खत्म हो जाए लेकिन सनातन खत्म नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि का सार ही सनातन है। ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो आस्तिक नहीं है उनको जरूर ये लग सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और जितनी निंदा की जाए कम है। तो उधर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह के साथ आज बाड़मेर और बालोतरा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में वन नेशन वन इलेक्शन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र में सुखद समाचार सुनने को मिलेंगे। एक साथ वोटिंग होने से देश का समय और रुपए भी बचेगा। इससे तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। वहीं विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हुए कहा कि इन सारे दल को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा। इनका धरातल खिसकने वाला है। रेलवे स्टेशन बन रहे हैं तो उसी के निमित्त बालोतरा में भी और बाड़मेर में भी बन रहा है और ऐसा ही जैसलमेर में बन रहा है। तो उसी के निमित्त आज हमने यहाँ पर विजिट की और डीआरएम साहब भी हमारे साथ थे और सब जगह जो कि अभी काम प्रारंभ हो चुका है तो उसको लेकर कुछ जगह पर कैसे हम और ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सकते हैं। कहीं पर अगर उसको हॉल को बड़ा बनाना है तो वो हॉल भी बड़ा बने।
रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। चूरू के सरदार शहर से बड़ी खबर है। 6 बदमाशों ने युवक की बर्बरता से पिटाई की है। थाने में केस दर्ज कराने के बाद युवक घर जा रहा था और पीड़ित परिवार को 3 दिनों से लगातार धमकी मिल रही थी। पड़ोसी सहित 6 लोगों पर पिटाई का आरोप लगा है। बर्बरता पूर्वक मारपीट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं जहां पर एक शख्स के साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ मारपीट की जा रही है। हाथों में लाठी और डंडे लेकर कुछ बदमाश यहां पर पहुंचते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ मारपीट करते हैं। हालांकि इसे लेकर पुलिस में शिकायत दी गई थी और ये शिकायत देने के बाद वो शख्स घर की ओर वापस लौट रहा था, तभी बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और उसके साथ मारपीट की जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में जो बदमाश हैं उनमें पुलिस का कितना खौफ है। अब जो शख्स जिसके साथ मारपीट की गई वो अस्पताल में भर्ती है। तो ये वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं जहां पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बेरहमी से युवक की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि थाने में केस दर्ज कराने के बाद वो वापस घर लौट रहा था और इसी दौरान वहां पर बदमाश पहुंचते हैं और उसके साथ जमकर मारपीट करते हैं। 3 दिनों से लगातार आरोपी उसे धमकी भी दे रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। अब सवाल यह है कि क्या अब पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या अब बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार बरकरार है कि आखिर बदमाशों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं रह गया है? ये चूरू से आई तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि अब बदमाशों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है, क्योंकि ये शख्स जिसकी पिटाई हो रही है वो कहीं और से नहीं बल्कि पुलिस थाने से ही लौट रहा था शिकायत देके, क्योंकि लगातार 3 दिनों से उसे धमकियां दी जा रही थी और इसी के बाद वो थाने पहुंचा था। थाने से जब वो घर लौट रहा था तभी उसके साथ मारपीट की जाती है। मनोज सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है। थाने से लौट रहे व्यक्ति के साथ मारपीट, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई इस पर? बिल्कुल, जो बड़ी घटना है वो चूरू के अंदर सामने आई है, जहां लाठियों से युवक के साथ मारपीट की गई है। युवक जो कि सरदार से पुलिस थाने के अंदर जाकर और परिवार देने के लिए गया था, उस वक्त उसके साथ लाठीचार्ज की घटना हुई और जो 6 आरोपी हैं वो नामजद किए गए हैं। वीडियो इसका बना के वायरल किया गया है। जो पुलिस है उसके द्वारा हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो मामला है उस मामले की जांच की जा रही है टीम बनाकर, और जो आरोपी हैं उन आरोपियों की तलाश करने। तो पुलिस का अब दावा है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते चले, जेजेएम में भ्रष्टाचार पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार के मुख्य आरोपियों पर ईडी सख्त है। जेजेएम के मुख्य अभियंता आरके मीणा को तलब किया गया है। अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र मीणा को भी ईडी ने तलब किया है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी ने दोनों अधिकारियों से गहनता से पूछताछ की है। ईडी ने एसई आरसी मीणा और सीई जेजेएम आरके मीणा के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। जल जीवन मिशन योजना के भ्रष्टाचार में दोनों की ही मुख्य भूमिका बताई जा रही है और इसी को लेकर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पहले घर पर तफ्तीश की गई, जहां पर बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली है, डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और इसके साथ साथ अब दोनों से ही सख्ती से पूछताछ की जा रही है और बताया जा रहा है कि ईडी फिर से नोटिस देकर दोनों को तलब करेगा। तो दोनों अधिकारियों को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोमवार को फिर से दोनों अधिकारियों को ईडी कार्यालय बुलाया जा सकता है, जहां पर एक बार फिर से दोनों से पूछताछ की जाएगी। दोनों ही भ्रष्टाचार के मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार ईडी की ओर से कार्रवाई जारी है। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, दोनों अधिकारियों से पूछताछ की गई, कुछ खुलासे हुए क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, मुख्य अभियंता आरके मीणा जो कि जल जीवन मिशन का पूरे राजस्थान में संचालन देखते हैं। इसके अलावा जो आरसी मीणा है पहले अतिरिक्त मुख्य अभियंता थे, जिनके जरिए सारे टेंडर जो जयपुर जोन के जारी किए गए थे। ईडी ने दोनों को कार्यालय तलब किया है। इनके मोबाइल जो है वो दोनों ले लिए हैं और साथ ही इनसे जो जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, जो दस्तावेज जारी हुए हैं जिन पर इनके हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में गहनता से पूछताछ की गई है। साथ ही इनसे जिन उच्च अधिकारियों के द्वारा ये जो कार्य करवाए गए हैं, जो मंजूरियां हुई हैं, चाहे वो टेंडर ऊंची दर पर जारी करने का मामला हो या भुगतान
के संबंध में बात हो, इस मामले में ईडी ने इनसे लिखित बयान दिया है और जो उच्च अधिकारी हैं जलदाय प्रशासन के, अब उन पर गाज ईडी की गिर सकती है, क्योंकि दोनों अधिकारियों ने बयानों में ये बात कही है कि उच्च जलदाय विभाग के उच्च प्रशासन की वजह से ही उनको ये सारे कार्य करने पड़े हैं। अब ईडी ने इनको फिर सोमवार को एक बार फिर तलब किया है और संभवतः सोमवार को दोबारा से इनकी ईडी कार्यालय में पेशी होनी है। तो निश्चित तौर पर जल जीवन मिशन योजना में जिस तरीके से जो वित्तीय अनियमितताएं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरीके से पाइपों का फर्जीवाड़ा हुआ और उनका भुगतान कर दिया गया, कार्य से पहले जो भुगतान किया गया है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ की गई है। तो अब जो है, जो अधिकारी वर्ग है उसकी अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से जल जीवन मिशन में अधिकारियों ने ठेकेदारों के साथ मिलकर के और जो भ्रष्टाचार किया है, तो अब अधिकारियों की तरफ जो है ईडी शिकंजा कस सकती है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं राकेश की पूछताछ के दौरान इन अधिकारियों ने कहा है कि कुछ उच्च अधिकारी हैं जिनकी वजह से उन्हें ये करना पड़ रहा था। अब सवाल यह है कि उन तक कब तक ये जांच की आज पहुंचेगी, क्योंकि मोबाइल भी जब्त किए गए हैं राकेश, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। मोबाइल से कई सारी डिटेल्स निकल सकती हैं। बिल्कुल, देखिए इस मामले में ईडी ने जो बयान दिए हैं उसमें जलदाय विभाग के एसीएस का नाम अधिकारियों ने लिया है। एसीएस से उन्होंने मिलने की बात कही है। एसीएस का दबाव होने की बयान भी जो है ईडी के रिकॉर्ड में दर्ज करवाए हैं। जैसी तो निश्चित तौर पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी अब समस्याएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के बयान के बाद ईडी उन दूसरे अधिकारियों को भी नोटिस जारी करेगा जिनसे बयान लिए गए हैं। तो अब ये बयान जारी होने के बाद में अब और जो दस्तावेज मिले हैं उनके बारे में ईडी अब उच्च स्तरीय अधिकारियों को बुला सकती है, उनको तलब कर सकती है, पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पर अगर संलिप्तता पाई गई तो ईडी के पास गिरफ्तारी के पावर है, अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर सकती है। और राकेश, इन दोनों अधिकारियों को ईडी कार्यालय भी तलब किया गया है, वहां बुलाकर भी दोबारा से पूछताछ की जाएगी। क्या इसे लेकर कोई डेट तय किया गया है कि इसी तारीख को बुलाया जाना है? जहां तक हमारी बात हुई है, कल सुबह उनको फिर से दोबारा ईडी कार्यालय तलब किया जा सकता है। इसके साथ साथ और भी जो इस पूरे मामले में संलिप्त अधिकारी हैं, जो पहले थे या अभी मौजूदा कार्यकाल में सीट पर बैठे हुए हैं, उन सबको वहां पर ईडी कार्यालय अब एक एक करके बुलाया जाएगा। ईडी के अधिकारी जो दस्तावेजों पे जिस तरीके से जो फर्जीवाड़ा हुआ है, चाहे वो भुगतान का मामला हो, चूंकि जब काम नहीं हुआ है तो भुगतान कैसे किया गया है, दूसरी तरफ जो टेंडर ऊंची दरों पर जो नियम में ही नहीं है, बिना वित्त विभाग की परमिशन के, तो वो टेंडर किस तरीके से ऊंची दरों पर जारी किए गए और जो रूल एंड रेगुलेशंस जो नियम विरुद्ध तरीके से बनाए गए थे, उनके संबंध में सबसे पूछताछ होनी है। तो और ये सिलसिला कल से शुरू हो जाएगा और ये लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार जो है इसमें अब सामने आ सकता है। बिल्कुल राकेश, जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ और ऐसे में निश्चित तौर पर कई और नाम भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कल से पूछताछ शुरू हो रही है। क्या ये भी संभव है कि दोबारा से ईडी इन दोनों के घर पर जाए, या जो और नाम सामने आ रहे हैं उनके घर पर भी तफ्तीश की जा सकती है ईडी की ओर से? बिल्कुल, देखिए ईडी ने दस्तावेज जब्त कर लिए हैं, अब ईडी उनको कार्यालय बुला करके गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी के पास ये लीगल राइट्स हैं, अधिकार होते हैं कि ईडी पूछताछ के बाद जो दोषी अधिकारी है, जब चूंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस मुकदमे में जिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी जो ये पैसा आया है, ये पैसा डाइवर्ट भी हुआ है और इन धाराओं में जो ईडी इनको गिरफ्तार करके और जेल भेज सकती है, क्योंकि सबूत साक्ष्य जो है वो ईडी ने पहले से जुटा लिए हैं। अब इनसे पूछताछ होगी और संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तारी निश्चित है। बिल्कुल राकेश, अब गिरफ्तारी भी निश्चित, क्योंकि आप बता रहे हैं हालांकि पूछताछ के बाद अगर कुछ और लोगों की भी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। राजसमंद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसपी ने दोनों कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर कर दिया है। होटल मालिक से मारपीट मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांस्टेबल राजेश मीणा और अजय जाट को लाइन हाजिर किया गया है। एसपी ने दोनों कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया है। तो होटल मालिक के साथ मारपीट की गई थी और इस मामले को लेकर अब एक्शन ले लिया गया है और दोनों ही कांस्टेबल्स को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। तो कार्रवाई की गई है एसपी की ओर से होटल मालिक के साथ मारपीट मामले को लेकर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद से, जहां पर एक होटल मालिक के साथ जमकर मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर शिकायत भी दी गई थी और एसपी ने अब इस मामले पर एक्शन लेते हुए दोनों ही कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया है। अब इन दोनों को जवाब पेश करने होंगे, बताना होगा
कि आखिर ये मारपीट क्यों की गई। तो वीडियो सीसीटीवी फुटेज उस दौरान के आपको दिखा रहे हैं जब होटल मालिक के साथ कांस्टेबल्स ने मारपीट की थी, जमकर मारपीट की गई थी। बड़ी बेरहमी के साथ होटल मालिक को पीटा गया था। तो राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं होटल मालिक से मारपीट के मामले को लेकर, जहां पर एसपी ने दोनों कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया है। कांस्टेबल राजेश मीणा इसमें शामिल था और अजय जाट भी शामिल था और इन दोनों ही कांस्टेबल्स को अब एसपी की ओर से लाइन हाजिर किया गया है। मामले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। ये फुटेज भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। कई सारे सवाल पुलिस पर भी खड़े हुए थे। ये वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई थी और यही वजह है कि अब पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। एसपी ने एक्शन लेते हुए दोनों को लाइन हाजिर किया है। होटल मालिक के साथ पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारपीट मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर के बाद एसपी ने दोनों कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।